है। देखिए, लूटकांड के आरोपी को एनकाउंटर किया गया है। गया जी का मामला है जहां 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है। दोनों अपराधी के पैर में गोली लगी है जवाबी कार्रवाई के तौर पर। तो एनकाउंटर का ये मामला है। और आपको बताते चलें, जेवर दुकानदार से लूटकांड में ये आरोपी आमस के बनाही मोड़ पर कार्रवाई की गई है और दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो आपको बताते चलें, यहां पर यह खबर मिली है, लूटकांड के आरोपी को जेवर दुकानदार से लूटकांड में आरोपी के पैर में गोली लगी है। दरअसल एनकाउंटर किया गया है, हाफ एनकाउंटर। तो देखिए, यहां पर पुलिस प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। यहां पर बिहार पुलिस लगातार एक्शन में है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता एलन लिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलन, गया जी में 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए, ये एनकाउंटर कब हुआ है? देखिए, बीती रात देर रात जो है पुलिस द्वारा हाफ एनकाउंटर किया गया है। बता दें कि ये दोनों जो अपराधी जो है वो बीते 17 मई को गुरुआ बाजार में एक आभूषण दुकानदार से गोली मारकर उसको दुकानदार को गोली मारकर करीब 40 लाख के सोने और गहने के लूट लिए था और साथ ही 5 लाख जो कैश थे वो भी लूट लिए थे। उस दौरान से जो अपराधी जो है वो फरार चल रहे थे। लेकिन कल रात जो गया पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो है जो लूटकांड में जो शामिल है वो आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में रुके हुए थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अचानक अपराधियों के द्वारा जो पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इस दौरान जो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों अपराधियों को जो है वो पैर में गोली लगी है। एक अपराधी जो सुजीत कुमार चौधरी के रूप में पहचान हुए है, उसके पैर में 2 गोली लगी है, जबकि उसके जो एक साथी जो है उसके पैर में 1 गोली लगी है। फिलहाल इस मामले में अभी भी 2 अपराधी जो है वो फरार है, लेकिन दोनों अपराधियों को यहाँ जो है मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया है और पुलिस जो है आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी एलन, क्या इनके अलावा भी अपराधी वहां पर शामिल थे और पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? बताया जाता है कि वहां पर मतलब 4 से 5 जो है अपराधी जो है वहां पर मौजूद है और तभी जब पुलिस वहां पर पहुंची तो वो अपराधी जो है वो पुलिस पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान जो है जवाबी कार्रवाई में जो है पुलिस जो है वो अपराधी को भी गोली मारी है। और हालांकि पुलिस इस दौरान अभी कुछ भी कहने से भी इनकार कर रही है, लेकिन 2 अपराधियों को इनकाउंटर हुआ है और दोनों अपराधी जो है मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल जो अन्य जो अपराधी जो फरार है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार रात से ही छापेमारी की जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए एलन। देखिए, बाढ़ से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पैसे के लेन देन के विवाद में जमकर मारपीट हुई है, गोलीबारी की घटना भी हुई है। यह घटना वैष्णो धाम के पीछे पक्का कुआं मोहल्ला की है और यहां पर आरोप यह है, बता दें कि रेलवे टिकट दलाल को गांव के ही एक व्यक्ति प्रमोद कुमार ने टिकट काटने के लिए 2000 रुपए दिए थे, लेकिन वो दलाल टिकट नहीं दिया। जब प्रमोद ने पैसे लौटाने की मांग की तो दलाल ने यहां पर मौके पर अलग अलग बहाने बनाने लग गया, पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। और इसी बीच प्रमोद ने जब पास में उस दलाल को देखा तो फिर से पैसे के लिए टोका, जिसके कुछ ही देर के बाद वो दलाल अपने कई साथियों के साथ हथियार और लाठी डंडे से लैस होकर आधमका पीड़ित के साथ मारपीट करने लग गया। इस दौरान आरोपियों ने फायरिंग भी की, जिसके बाद गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो गए और एक आरोपी की जमकर लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना की जांच में जुटी पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। फिलहाल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, किस तरीके से पिस्टल हाथ में दिखाता हुआ, हथियारों के साथ, लाठी डंडे के साथ और पिस्टल के साथ लैस होकर के ये लोग आए हुए थे और पैसे मांगने पर मारपीट की, फायरिंग की भी खबर है। टाइम खाली देता था कि या शांत के आ रहे हैं, दे रहे हैं, नहा रहे हैं, दे रहे हैं, बहुत किस्म के बात बोल करके हमको टहला रहा था। तो टहले फिर जाकर आ जाए हमारे घर के सामने आल था, तो हम टोके तो हमसे तुतु में हो गया तो चल गया। उसके बाद 4 गो से आया, वो सामान आया था, हमको हमारे ऊपर सामान तान दिया था, बोला कि हमको उड़े भी पूरा बोलने लगा, गाड़ी गलम पूरा मतलब हथियार भी लेके आया था, फायरिंग भी हुई थी। खोखा पुलिस ले गई? हाँ। कितना खोखा पुलिस को मिला? बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। लूट में नाकाम रहने पर अपराधियों ने कारोबारी को उसके बेटे और पत्नी के सामने ही गोलियों से भून डाला है। यह घटना कच्ची पक्की ओपी क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता की है। वारदात की सूचना मिलते ही
कई थानों की पुलिस के साथ यहां पर सिटी एसपी मोहिबुल्ला अंसारी, कई डीएसपी और बताते चले आपको, दरअसल डीएसपी, एसटीएफ और एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आभूषण कारोबारी दीपक कुमार साह रोज की तरह ही कच्ची पक्की ओपी थाना क्षेत्र के माधोपुर हाट स्थित अपनी ज्वेलरी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। उनका घर दुकान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है और जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचे, बाइक सवार अपराधियों ने उनसे आभूषण से भरा हुआ बैग लूटने का प्रयास किया। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, खबर ये भी मिल रही है कि पत्नी और बेटे के सामने गोलियों से भून डाला। घर दुकान बढ़ा के घरे आ रहे थे, उसी बीच में बउआ है ना, दुकान बढ़ा के गली वाला रोड है, अभी उसी में आ रहे थे। एक बउआ दुकान भगना है, जौरे आ रहा था, वही यहाँ से उतना दूरी पर होगा। हाँ, बस वो आए दौड़ते आए, कहा जो नाना से हाथापाई कर रहा है, कोई झगड़ा करा, तो वैसे ही दौड़ते हुए घर में से कूदते हुए निकले ना, तो वो छीन ही रहा था। तो उतने में हम लोग पहुँच गए, उतने में वो छीन भी रहा था, नचा के मारपीट भी हुआ हल्का, छिनेट में गोली चलाया, लगातार 4-5 को गोली वहाँ पे चलाया। कितने का संख्या में थे लोग? 3 एक अपाची से 3 आदमी, एक अपाची से 3 आदमी। हाँ अकेले थे, उतना नहीं, वो 8 साल के थे बस। गहना भी था उनके पास? हाँ, सामान में दुकान बंद करके आ रहे थे, इनके साथ चित नहीं हुआ, गोली मार दिया गया। ये तो मालूम चला। तो कितने बजे वो आते थे डेली दुकान बंद करके? ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन 7-8 बजे आते होंगे, 8 बजे के आसपास। आभूषण छीनने का प्रयास किया? हाँ, तो सोनार के पास तो वही सब होता है, अब और क्या होता है। अब उसने छीनने का प्रयास किया हुआ, चाहे गाड़ी उड़ी छीनने का प्रयास। गोली लगी है? नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। अभी तक जो पता लग पाया है वो 2 गोली उनको लग गई, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। आगे उसकी जांच की जा रही है, कहाँ से आए थे और उनका क्या मकसद था, क्या कोई ये पर्सनल वेंडेटा भी था या फिर ये लोग लुटेरे ही थे। वेपन वगैरह बरामद हुए हैं? वेपन भी बरामद किया गया है और अभी आभूषण कुछ भी ले नहीं गए हैं, जहाँ तक हमें पता लग पाया है। घर के सामने ही घटना हुआ है, क्या इन लोग के द्वारा झड़प वगैरह हुई है? वो झड़प की सूचना तो है, अभी उसके बाद, अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि आपस में क्या हुआ था। बड़ी खबर मधुबनी से, सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार को देशद्रोह के आरोप में एक संदिग्ध मौलवी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भगवाड़ा उर्दू मोहल्ला में की गई। गिरफ्तार मौलाना की पहचान 55 साल के इजराउल हक के रूप में की गई और इजराउल हक के मूल रूप से पंडौल थाना क्षेत्र के सरसोपाही नवटोल गांव का रहने वाला है। आपको बताते चलें, इजहारुल हक मूल रूप से पंडौल थाना क्षेत्र के सरसोपाही नवटोल गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि इजहारुल हक पेशे से मौलवी है और मदरसा इस्लामिया में बच्चों को पढ़ाता था। गिरफ्तारी के वक्त वो मदरसे में ही सोया हुआ था। पुलिस की टीम उसके पैतृक गांव स्थित उसके घर पर भी छापेमारी की और ये ऑपरेशन मध्य प्रदेश एटीएस और बिहार एटीएस, डीआईयू पटना और मधुबनी नगर थाना पुलिस ने मिलकर किया। टीम ने नगर थाना को सौंपे गिरफ्तारी मेमो में ये स्पष्ट लिखा है कि इजहारुल हक राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में लिप्त है। अब देखिए, सूत्रों का यह दावा है कि वो भोपाल के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था और इस ग्रुप में कई पाकिस्तानी नागरिकों के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर भोपाल और बिहार एटीएस ने उसे हिरासत में लिया है। एटीएस इजहारुल हक को ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल ले जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। और अब बात करते हैं मुंगेर की। मुंगेर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां लोगों ने अचानक तेल लूटने की कोशिश की। देखिए, कोलकाता से नेपाल जा रहे कंटेनर से कुकिंग ऑयल का रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद लोग बोतल और डिब्बा लेकर के तेल भरने के लिए पहुंच गए। और ये जो मामला है बरियारपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 333 का है। कंटेनर के ड्राइवर ने यह बताया कि उसे भागलपुर के विक्रमशिला पुल होकर नेपाल जाना था, लेकिन पुल की खराब स्थिति होने के कारण वो मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु होकर जा रहा था। इसी दौरान जाम में फंसने के बाद कंटेनर से अचानक तेल रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते तेल की लूट के लिए वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप साफ तौर पर यहां पर देख सकते हैं। लोगों ने साइड साइड अपने डब्बे, अपनी बाल्टियां लगाई हुई हैं ताकि तेल जो रिस रहा था वो उनके कंटेनर में भर जाए। जाम में लगे हुए थे और गाड़ी जैसे लगा 10-15 मिनट के बाद बस उसमें मार दिया कोई ने चाकू। चाकू के कारण ही हुआ है। आपका नाम क्या है? पप्पू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। ये गाड़ी कहाँ से चली थी लोड होके? कोलकाता से। जा रहा था कहाँ? तो ये क्षति का उत्तरदायी आपकी कंपनी होगी? ये तो मुझे मालूम नहीं था।
खबर बेगूसराय से, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक एक घर में जा घुसा। एक 7 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। आपको बता दें कि साथ ही साथ घर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की, सड़क जाम किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा करना शुरू कर दिया। और ये मामला चौड़ाही थाना क्षेत्र के राजूपुर गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही चौड़ाही थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने में लगी हुई है। खंड के राजद कार्यकर्ता, बलिष्ठ कार्यकर्ता राम बहादुर यादव नाम है। बहुत दुखद घटना हुआ है। ट्रक ड्राइवर 5 बजे सुबह के घर में घुसा दिया। एगो महिला को बुरा हालत है, एगो लड़का 7 साल के चपट दिया। सरकार कोई इस पर ब्रेक नहीं लेता है, सरकार कोई लगाम नहीं लेता है। बिना लगाम के ड्राइवर है, पुलिस बिना लगाम के है, कोई रोक नहीं लगाता है। बराबर चिपाता रहता है, बराबर रगड़े जाता है रोड पर। कोई इस पर सरकारी जिम्मे कोई स्टेप नहीं ले रहा है, नहीं पुलिस ले रही है। और बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां नगर निगम में टेंडर को लेकर बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया है और ये आरोप पूर्व पार्षद ने लगाया है। देखिए, आरोप ये है कि नगर निगम की ओर से डिज्नीलैंड मेले को लेकर की जो टेंडर हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई और सेटिंग और सरकारी पैसे की यहां पर बंदरबाट की वजह से नगर निगम और सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। पूर्व पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव ने 2025 और 2026 के टेंडर के कागजात के आधार पर दावा किया है कि पिछले साल जो टेंडर 54,25,000 में हुआ था वो इस साल महज 14,62,500 रुपए में किया गया है, जिससे निगम को सीधे 40 लाख के राजस्व का नुकसान हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि ऐसी कौन सी स्थिति आ गई है कि इस बार 1/4 राशि में डिज्नीलैंड मेले का टेंडर किया गया। जिन्होंने बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया है और नगर आयुक्त से पूरे मामले को देखने के लिए और हाई लेवल जांच कराने की भी मांग की है। इस बार जो उसका निविदा हुआ है, टेंडर हुआ है डिज्नीलैंड मेला का, उसी टाउन हॉल में मात्र हुआ है 14 लाख। आपको बता देते हैं 14,62,500 में। इसका प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन है 32,500 रुपया। कहां 1,75,000 रुपया प्रतिदिन और कहां 32,500 रुपया प्रतिदिन। आसमान जमीन का अंतर है। और हमको लगता है कि इस मेला में इस डिज्नीलैंड का जो भी नगर निगम की तरफ से निविदा हुआ है, इसमें इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार का और नगर पालिका का दोनों रेवेन्यू मर रहा है और इसकी जवाबदेही नगर आयुक्त की है कि पिछले वर्ष जो 25 में टेंडर हुआ वो अब आपको 54 लाख लमसम कुछ रुपया का है, 54,25,000 का है। और इस बार जो टेंडर हुआ है अभी 22 तारीख को 2026 में, यह हुआ है मात्र 14 लाख कुछ रुपया में। तो आखिर यह रेवेन्यू नगर पालिका का किसके घर में जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अब देखिए, इसमें तो ऑलरेडी घोटाला है। तो यहां पर आपने देखा, ये पूर्व पार्षद मणिभूषण श्रीवास्तव ने यह दावा किया है कि मेले के टेंडर में बड़ा खेल हुआ है। डिज्नीलैंड मेले के टेंडर में धांधली की बात ये कह रहे हैं और यहां पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मेले में किस तरीके से टेंडर का यहां पर घोटाला किया गया है, धांधली की गई है। उन्होंने जो भी कुछ आरोप लगाए हैं इस पर ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, टेंडर में देखिए यहाँ पर मेले की टेंडर में बड़ा खेल हुआ है, ऐसा दावा पूर्व पार्षद लगा रहे हैं। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मोतिहारी के राजेंद्र नगर भवन में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है और इस मेले का जो टेंडर हुआ है उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है और घोटाले और गड़बड़ी का मामला सामने आने का आरोप जो है वो पूर्व पार्षद लगा रहे हैं। पिछले साल 2025 में जो टेंडर हुए थे वो 54,25,000 में हुआ था, लेकिन उसी जगह पर फिर से 2026 में जब डिज्नीलैंड मेला को टेंडर दिया गया तो महज जो है
वो काफी कम, लगभग 14,62,000 रुपए में दिया गया। इसको लेकर आपत्ति है कि आखिर नगर निगम राजस्व बढ़ाने के लिए काम करता है, लेकिन एक साल में राजस्व इतना घट कैसे गया? आखिर इसको 54 लाख था तो 64 लाख होना चाहिए था, लेकिन महज 14 लाख में टेंडर देना, ये कहीं न कहीं गड़बड़ी का आरोप जो है वो पूर्व पार्षद अब लगाना शुरू कर दिए हैं। और ये पूरी टेंडर प्रक्रिया जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन कौन लोग इस खेल में शामिल है? लेकिन अवनीश, क्या नगर निगम की तरफ से इस पूरे मामले पर किसी प्रकार का बयान, कोई सफाई? देखिए, नगर आयुक्त जो है उन्होंने कहा कि मामले को हम देख रहे हैं, ये निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से जरूर हुई है, लेकिन आरोप अब शुरू हो गए हैं कि आखिर निविदा जो हुआ उसमें इतना कम बोली में क्यों टेंडर दिया गया? पिछले साल जहां 54 लाख रुपए में दिया गया था, इस बार 14 लाख में क्यों दिया गया? तो लगभग 40 लाख रुपए का अंतर है, और ये राजस्व का नुकसान है नगर निगम का। नगर आयुक्त ने भले ही बोलने से जरूर बच गए हैं, लेकिन पूरे मामले की जांच की मांग जो है करना मांग उठाना तमाम पार्षदों ने शुरू कर दिया है। अब देखिए इसकी जांच क्या होती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि नगर निगम जो राजस्व बढ़ाने के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार ठीक है राजस्व जो है वो घटेगा। चलिए अवनीश, अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत के बाद सहरसा में कल देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में रोशन आनंद के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कल जमानत मिलने के बाद बेऊर जेल से रिहा रोशन आनंद भी अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई थी। अंतिम संस्कार से पहले रोशन आनंद ने समर्थकों और गांव के लोगों को संबोधित भी किया, जिसमें उन्होंने ज्ञान बिंदु कोचिंग और उन्हें बर्बाद करने की साजिश का भी आरोप लगाया। आरोप यह लगाया कि उनके छोटे भाई की हत्या कराई गई और उन्हें बर्बाद किया गया, उनका सब कुछ लुट गया है। लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरा शिक्षक समाज, छात्र और आम लोग उनके साथ हैं और इसके लिए उन्होंने सभी को आभार जताया। रोशन आनंद ने यह भी कहा है कि मेरा भाई प्रिंस चला गया, लेकिन अब आप सब मेरे लिए प्रिंस हैं और प्रिंस की तरह आप हर कदम पर मेरे साथ रहेंगे। ये देखिए 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार और यहाँ पर बड़े भाई रोशन आनंद भी शामिल होने के लिए पहुंचे। उनको जमानत मिली जेल से और यहाँ पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। हमें और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है और हमारे भाई प्रिंस की हत्या करके हमें बर्बाद कर दिया गया है। हमारा सब कुछ लूट गया है। हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो बहुमूल्य रत्न था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। जिसके घड़ी में हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारा हौसला बनाया है, उनका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा, चाहे पूरे भारत वर्ष का शिक्षक हो या पूरे भारत वर्ष का छात्र हो। हमने तो अपना भाई खो दिया है। अब हमें आप सब में प्रिंस दिखता है और आप सब से हम यही हाथ जोड़ करके कहना चाहेंगे, जिस प्रकार प्रिंस मेरे लिए तत्परता से हमेशा खड़ा रहता था, उसी प्रकार आज आप भी प्रिंस के रूप में खड़ा है। इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। 16 और 17 जून को परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए ये ट्रेन होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 9 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। ईसीआर के सीपीआरओ ने जारी की है परीक्षा स्पेशल की लिस्ट। तो देखिए, परीक्षा सेंटर पर पहुंचने से पहले ये ट्रेन के बारे में जानकारी आप लोग जरूर ले लें। जो भी अभ्यर्थी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए उनको जाना है, तो अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पर यह खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ही ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। 9 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल